हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। बीएससी थर्ड ईयर बॉटनी का पेपर फर्स्ट प्लांट फिजियोलॉजी एंड मेटाबॉलिज्म की इस क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम प्लांट फिजियोलॉजी को समझेंगे और मेटाबॉलिज्म को समझेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले इस पेपर में आपको क्या क्या पढ़ना है, किस किस यूनिट में कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं, उनको सरल करके समझते हैं कि सिलेबस को आप कैसे आसानी से कम समय में कंप्लीट कर पाए। आपके इस पहले पेपर में 5 यूनिट है, जिसमें आपकी पहली यूनिट का नाम है प्लांट वाटर रिलेशन। ओके, 2 शब्द है इसमें, प्लांट वाटर रिलेशन। प्लांट का, ये आपका प्लांट, ओके, ये फ्लावर और इसकी रूट्स और आपका वाटर। ठीक है, वाटर का प्लांट के अंदर की तरफ जाना, ओके, और लीव्स के स्टोमेटा के थ्रू बाहर एवोपरेट, ट्रांसपरेट होना। तो यहाँ पर वाटर और प्लांट और वाटर रिलेशन को समझना है, जिसमें इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर के इंपॉर्टेंस को समझना है कि प्लांट के लिए वाटर कितना इंपॉर्टेंट है। दूसरा, फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ वाटर। ओके, वाटर यानी जल जो है, इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज को देखना है। ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टीज भी आप देख सकते हैं इसकी, H2O जो है ना, तो इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज यानी इसका पीएच में न्यूट्रल प्रॉपर्टी, एसिडिक प्रॉपर्टी, बेसिक प्रॉपर्टी, है ना। तो वाटर और इसकी प्रॉपर्टीज को समझना है। इसके बाद आपको डिफ्यूजन और दूसरा है ऑस्मोसिस। ओके, 2 वर्ड हैं, डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस। तो दोनों ही अलग अलग गुण होते हैं। तो पहले हम ऑस्मोसिस को समझें। ऑस्मोसिस मीन्स होता है, चलिए पहले उदाहरण से समझ लेते हैं। ये आपका कोई बीकर है, इसमें आपने एक सूखा हुआ अंगूर, या जिसे हम किशमिश भी बोलते हैं, ये आपने इसके अंदर डाल दी, जो कि झुर्रीदार है ना, सूखा हुआ अंगूर। और आपने इस बीकर में पानी के अंदर इसको डाल दिया, तो अब क्या होगा, कुछ घंटों के बाद में ये झुर्रीदार सूखा हुआ अंगूर जो किशमिश है, ये वापस से टर्जित होकर के, फूल करके वापस अपनी पुरानी फॉर्म में आ जाएगी, पुरानी अवस्था में आ जाएगी, यानी फूल जाएगी, है ना। तो पानी जो है वो इसके भीतर की तरफ गया, एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन को पार करके, है ना, बाहर से पानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन को पार करके इस अंगूर के भीतर गया। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं ऑस्मोसिस। ओके, ऑस्मोसिस में वाटर मॉलिक्यूल जो है वो कम सांद्रता, ओके, कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर मूवमेंट करते हैं। तो इस प्रोसेस को कहते हैं ऑस्मोसिस। ओके, दूसरा होता है डिफ्यूजन। डिफ्यूजन होता है, डिफ्यूजन की जो प्रोसेस है, इसमें जस्ट उल्टा होता है कि जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो अधिक सांद्रता से, है ना, अधिक डेंसिटी से कम डेंसिटी की तरफ, यानी अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर गमन करते हैं। ओके, तो एक उदाहरण आपको दें कि मान लीजिए यही बीकर है ना, ये खाली बीकर यहाँ बना लेते हैं। ओके, इसमें आपने कोई कलर का कोई पार्टिकल, है ना, रंग जो होता है ना, उसका एक पार्टिकल आपने माने यहाँ डाल दिया। अब धीरे धीरे करके ये पार्टिकल क्या पानी में घुलेगा, और इसके छोटे छोटे से कण जो है वो पानी में जगह जगह धीरे धीरे करके दूर दूर जाते जाएंगे, यानी कि अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर गति करेंगे। तो ये प्रोसेस कहलाता है डिफ्यूजन। इसी का एग्जांपल हम केमिस्ट्री में भी देख लेते हैं, अगरबत्ती वाला। कि आप अगरबत्ती जलाते हैं तो अगरबत्ती के पास वाला हिस्सा जो है, वहां पर धूल के कार्बन के जो कण है, राख के जो कण है वो ज्यादा होते हैं, इसलिए वो ज्यादा से कम की तरफ
जहां पर धुआं नहीं है, कम धुआं है ना, उस तरफ वो गति करते हैं, यानी ज्यादा से कम की ओर गति करते हैं, मूवमेंट करते हैं। तो इस प्रोसेस को कहते हैं हम डिफ्यूजन। ओके, ठीक है। तो खैर ये हमें समझना है प्लांट्स में, है ना, बॉटनी की लैंग्वेज में। तो आगे डिटेल में आप इसको पढ़ेंगे। ओके, तो यहाँ समझ में आया वाटर की प्रॉपर्टीज हैं और फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर, है ना, डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस। इसके बाद आता है एब्जॉर्प्शन और ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड ट्रांसफिरेशन। ठीक है, तो एब्जॉर्प्शन कहां पढ़ेंगे? अवशोषण, है ना। तो प्लांट में अवशोषण कहाँ होता है? रूट वाले हिस्से में। प्लांट की जो रूट्स होती हैं ये अंडरग्राउंड वाटर को, जमीन के अंदर का जो पानी है उसको एब्जॉर्ब करती हैं, अपने अंदर अवशोषित करती हैं। तो इस प्रोसेस को कहते हैं एब्जॉर्प्शन। और इसके बाद में रूट के द्वारा पानी को प्लांट के दूसरे हिस्सों में, जैसे कि स्टेम हुआ, स्टेम से ब्रांचेस हुई, फिर लीव्स हुई, यहां तक प्लांट के उस आखिरी छोर तक पहुंचाने की प्रोसेस कहलाती है ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर, है ना। इसके बाद आता है ट्रांसपिरेशन। ठीक है, जब ये पानी लीफ तक पहुंच जाता है तो फिर लीफ की निचली सतह पर जो लीफ है ना, जो लीफ होती है इसकी जो निचली सरफेस होती है, पिछल सरफेस होती है, उसमें छोटे छोटे छिद्र होते हैं। क्या होते हैं? छोटे छोटे पोर्स या छिद्र होते हैं जिनको स्टोमेटा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्टोमेटा कहा जाता है। तो इन स्टोमेटा से पानी जो है जल वाष्प के रूप में हमारे एनवायरमेंट में भाप बन के उड़ता जाता है, निकलता जाता है। ओके, तो इस प्रोसेस को कहते हैं ट्रांसपिरेशन। पत्तियों से पानी का भाप बन के उड़ना, स्टोमेटा के थ्रू वाष्पोत्सर्जन, है ना, उड़ना, यह कहलाता है ट्रांसपिरेशन। जबकि एक और अगर हम देखें कि हम गीले कपड़े सुखा करके रखते हैं धूप में सुखाने के लिए, तो वो ट्रांसपिरेशन नहीं है, वो है एवोपरेशन, है ना। गीले कपड़े करके हमने सुखाने के लिए रख दिए, वो निर्जीव वस्तुएं जो हैं इनसे पानी का उड़ना जो है वो कहलाता है एवोपरेशन। तालाब, नदियों से जो पानी भाप बन के उड़ रहा है वो सब है एवोपरेशन। लेकिन लिविंग प्लांट के अंदर से पानी का एनवायरमेंट में भाप बन करके उड़ना, भाप बन के वाष्प बन के उड़ना, ये कहलाता है ट्रांसपिरेशन। ओके, तो ये दो अंतर होते हैं। इसके बाद में आपको फिजियोलॉजी ऑफ स्टोमेटा को समझना है ना। प्लांट के नीचे जो स्टोमेटा होते हैं, प्लांट की लीफ है, लीफ के नीचे जो छिद्र हैं जिन्हें हम स्टोमेटा कह रहे हैं, इन स्टोमेटा की फिजियोलॉजी, एक्चुअली ये स्टोमेटा किस समय खुलते हैं, किस समय बंद होते हैं, बंद और खुलने की प्रोसेस क्या होती है, ये सब कहलाती है फिजियोलॉजी ऑफ स्टोमेटा। ओके, चलिए तो हम फास्ट चलते हैं तेजी से, क्योंकि हमें ये 10 से 15 मिनट में वीडियो खत्म करना है। ओके, इसके बाद में इस यूनिट का दूसरा पार्ट है ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। ओके, ट्रांसपोर्टेशन क्या होगा इसमें? ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस का। तो ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस बनेंगे कहां पर? बनेंगे कहां? लीफ में। इनकी लीफ है, लीफ में जो ग्रीन पार्ट है यहाँ पर फोटोसिंथेसिस का काम होगा, प्रकाश संश्लेषण की प्रोसेस होगी, यहाँ पर फूड मटेरियल यानी ऑर्गेनिक मटेरियल बनेगा जो कि फिर इन लीफ से प्लांट के बाकी हिस्सों में ट्रांसपोर्ट होगा। तो ये पूरी प्रोसेस कहलाती है ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। ठीक है, इसके बाद चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आप आएंगे यूनिट सेकंड। ठीक है, यूनिट सेकंड का नाम है फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस मींस प्रकाश संश्लेषण। प्लांट की एक सबसे महत्वपूर्ण घटना जिसके कारण पूरी पृथ्वी पर आज भोजन उपलब्ध हो रहा है सभी एनिमल्स को, यानी सारे एनिमल्स जो हैं इस फोटोसिंथेसिस के कारण भोजन प्राप्त कर पा रहे हैं प्लांट से। ओके, तो इस फोटोसिंथेसिस का क्या महत्व होता है, सिग्निफिकेंस, इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, है ना। और इसके बाद में हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में कब से फोटोसिंथेसिस हो रहा है प्लांट में, तो प्लांट में बैक्टीरिया भी इसमें आ जाएंगे, है ना। इसके बाद में क्लोरोप्लास्ट, एक्चुअली क्लोरोफिल की बात नहीं कर रहे हैं, क्लोरोप्लास्ट। तो आपको क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर देखना है, उसमें आपको समझ में आएगा कि क्लोरोफिल उसका एक पार्ट होता है क्लोरोप्लास्ट का, यानी क्लोरोप्लास्ट बड़ा कॉन्सेप्ट है, क्लोरोफिल उसका एक छोटा हिस्सा है। तो आप यहाँ क्लोरोप्लास्ट देखेंगे। इसके बाद में आप देखेंगे फोटोसिंथेटिक पिगमेंट। फोटोसिंथेटिक पिगमेंट कौन? क्लोरोफिल।
यानी पहले पढ़ेंगे क्लोरोप्लास्ट, बड़ा कॉन्सेप्ट, उसका एक छोटा हिस्सा है फोटोसिंथेटिक पिगमेंट, यानी कि क्लोरोफिल, जो कि हरे कलर का होता है, ओके, ग्रीन कलर का होता है। इसके बाद हम पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट, ठीक है, पिगमेंट सिस्टम और लाइट रिएक्शंस, है ना, केल्विन साइकिल है ना, हैच एंड स्लाइड पाथवे, कैम्प प्लांट, फोटो रेस्पिरेशन, ये इसी के अंतर्गत ही हम पढ़ेंगे, है ना। ओके, चलिए इसके बाद में और जब थोड़ा फास्ट चलेंगे, इसमें पढ़ेंगे हम नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म। अब देखिए यहाँ पर, यहाँ थोड़ा समझने वाली बात है, नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म एक्चुअली हमारे जो बड़े बड़े कृषि वैज्ञानिक हैं वो हमें बता रहे हैं कि हमारी जमीन जो है, खेती वाली जमीन है, खेतों में नाइट्रोजन की बहुत कमी होती जा रही है धीरे धीरे, है ना। लेकिन हम जानते हैं कि हमारे एनवायरनमेंट में जो सबसे ज्यादा गैस है वो कौन सी है, नाइट्रोजन। कितने परसेंट है, 78%। यानी कि हमारे एनवायरनमेंट में 78% नाइट्रोजन है और 78% नाइट्रोजन है और ओनली 21% O2 है और 0.003 जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड है, ओके। यानी कि नाइट्रोजन की इतनी ज्यादा मात्रा होने के बावजूद भी हमारी जमीन में नाइट्रोजन की कमी है। तो क्या कारण है, हम इस नाइट्रोजन का उपयोग क्यों नहीं कर पा रहे हैं, इस नाइट्रोजन को मिट्टी में मिला दें, है ना, लेकिन नहीं का हम ऐसा नहीं कर पाते हैं। इसके पीछे कारण क्या है कि ये पावर अभी मनुष्य के पास नहीं आई है कि एनवायरनमेंट की नाइट्रोजन को लेकर के जमीन में मिला दिया जाए, बढ़िया, तो नाइट्रोजन कमी हो जाए। तो लेकिन ये प्रोसेस एक छोटा सा बैक्टीरिया जो होता है वो कर लेता है, वो उसके पास ये टेक्नोलॉजी है। तो जितने भी लेग्यूमिनस प्लांट्स होते हैं, ऐसे प्लांट्स जो फली वाले होते हैं, है ना, तो इन प्लांट्स की जो जड़ें होती हैं, रूट्स होती हैं, उनमें अगर हम देखें, जैसे ये प्लांट है, फली वाला प्लांट है, लेग्यूमिनस प्लांट है, तो इनकी जो रूट्स होती हैं, इन रूट्स में, ये रूट्स होती हैं, इनमें रूट्स में कुछ गांठें पाई जाती हैं, नोड्स पाई जाती हैं। तो नोड्स में एक बैक्टीरिया रहता है जिसका नाम होता है राइजोबियम बैक्टीरिया। ये बैक्टीरिया, इस बैक्टीरिया के पास ये टेक्नोलॉजी है कि जो नाइट्रोजन गैस के रूप में है और वो किसी भी तरीके से जमीन तक पहुंच जाती है, तो उस नाइट्रोजन को ये नाइट्रेट फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है, यानी कि वो अनयूज्ड नाइट्रोजन को अब यूजफुल नाइट्रोजन में कन्वर्ट कर देता है। और ये टेक्नोलॉजी इस बैक्टीरिया के पास होती है। तो हमें यह क्या पढ़ना है, बायोलॉजी ऑफ नाइट्रोजन फिक्सेशन, यानी एनवायरनमेंट की जो नाइट्रोजन है, एनवायरनमेंट की जो नाइट्रोजन है उसको जमीन के अंदर फिक्स करना, है ना, उसके रूप को परिवर्तित करने की पूरी प्रोसेस होती है, वो कहलाती है नाइट्रोजन फिक्सेशन, ओके। तो इसके लिए हमें एक सिम्बायोटिक बैक्टीरिया, एक सहजीवी बैक्टीरिया के बारे में पढ़ेंगे, राइजोबियम के बारे में, है ना। इसी तरह से हम, और पूरी प्रोसेस उसकी, है ना, अमोनिफिकेशन, एसिमिलेशन और नाइट्रोजन साइकिल, ये पूरा एक पूरा लंबा आंसर पढ़ना पड़ेगा, जिसमें पूरी प्रोसेस रहेगी, नाइट्रोजन जो है वो एनवायरनमेंट से जमीन तक कैसे पहुंचती है, फिर उसको किस तरह से इस बैक्टीरिया के द्वारा कन्वर्ट किया जाता है, ये पूरी प्रोसेस में आपको समझनी है, ओके। इसके बाद आती है हमारी यूनिट थर्ड। यूनिट थर्ड में आपको पढ़ना है, यूनिट थर्ड में आप पढ़ेंगे रेस्पिरेशन, ओके। दिखाई दे रहा है कि नहीं, नहीं दिखाई दे रहा है, ओके, हाँ, ठीक है। तो आप यहां देखेंगे रेस्पिरेशन, है ना। रेस्पिरेशन हम भी करते हैं, प्लांट भी करते हैं। हम रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, ऐसे प्लांट भी रेस्पिरेशन करते हैं, है ना, ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। क्या अंतर है, ठीक है। तो इसको और ज्यादा डिटेल में देखेंगे कि रेस्पिरेशन क्या होता है और बायो एनर्जेटिक्स। हम रेस्पिरेशन में क्या करते हैं, ग्लूकोज का बर्न करते हैं, बर्न करके एनर्जी प्राप्त करते हैं। तो एनर्जी प्राप्त करने के लिए हम रेस्पिरेशन करते हैं। तो प्लांट भी कुछ ऐसे ही करते हैं। और रेस्पिरेशन कहाँ हो रही है, सेल के भीतर, सेल के भीतर भी कहाँ, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, ओके। अगर ये सेल है, ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस यहाँ पर है माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। तो माइटोकॉन्ड्रिया के भीतर रेस्पिरेशन होती है, ओके।
तो यहाँ पर रेस्पिरेशन भी दो तरह की होती है। एक रेस्पिरेशन जिसमें ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है तो उसको बोलते हैं हम एरोबिक रेस्पिरेशन, और दूसरी एक और रेस्पिरेशन होता है जिसमें ऑक्सीजन की जरूरत नहीं पड़ती है तो उसको बोलते हैं एन एरोबिक रेस्पिरेशन, यानी कि अनाक्सी श्वसन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फर्मेंटेशन भी उसी का एक पार्ट है। इसके बाद ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस मतलब कि ग्लूकोज का टूटना। ग्लूकोज जैसे जैसे टूटता है उसके बॉन्ड्स टूटते हैं, उससे एनर्जी प्रोड्यूस होती है, एटीपी प्रोड्यूस होती हैं, है ना। तो ये सब पढ़ेंगे आप ग्लाइकोलाइसिस के अंतर्गत। फिर उसी का अगला पार्ट जो है ग्लाइकोलाइसिस के बाद ग्लूकोज जब टूट जाता है उसके जो आगे छोटे मॉलिक्यूल्स हैं उनको और अलग अलग रूप में परिवर्तित करना, वो है क्रेब्स साइकिल। ठीक है, फिर आता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, जो कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ही जो क्रिस्टल लेयर होती है, क्रिस्टल लेयर पर जो F1 पार्टिकल्स होते हैं वहां पर आपका इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है ना। तो ये पूरी एक प्रोसेस है रेस्पिरेशन की, ये आप समझेंगे। ओके, ठीक। इसके बाद में हम चलते हैं लिपिड की तरफ, है ना। कार्बोहाइड्रेट से आपने यानी ग्लाइकोलाइसिस, कार्बोहाइड्रेट को आपने तोड़ करके एनर्जी ले ली, तो ऐसे ही फिर हमारे पास नहीं सॉरी प्लांट के पास में लिपिड भी होता है ना। प्रोटीन का नंबर सबसे लास्ट में आता है, लेकिन यहाँ पर लिपिड भी है। लिपिड का मेटाबॉलिज्म मतलब लिपिड टूट करके एनर्जी प्रोड्यूस करता है, तो यहाँ भी कुछ ऐसा ही है। लिपिड मेटाबॉलिज्म को समझना है, लिपिड के स्ट्रक्चर को समझना है, लिपिड के फंक्शन को समझना है, और यहाँ पर आपको फैटी एसिड्स के बारे में भी पढ़ना है। आपने जो जूलॉजी में आपने पढ़े होंगे अमीनो एसिड्स, बॉटनी में भी होते हैं अमीनो एसिड्स, है ना। इसेंशियल अमीनो एसिड्स जो आप पढ़ते हैं ना, 20 तरह के 21 तरह के अमीनो एसिड्स, ऐसे ही अमीनो एसिड से प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है। इसी तरह से फैटी एसिड्स होते हैं, फैटी एसिड से फैट का निर्माण होता है, ग्लिसरॉल, है ना, और जो फैट जिसे कहते हैं, तो ये फैटी एसिड से फैट का फॉर्मेशन होता है। तो इनका फैटी एसिड्स का सिंथेसिस कैसे होता है, निर्माण कैसे होता है, ये समझेंगे। और जो फैटी एसिड्स हैं उनका ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन समझने के लिए एक बीटा वाली स्थिति होती है, तो इस बीटा ऑक्सीडेशन को हम समझते हैं, है ना, जिससे एनर्जी प्रोड्यूस होती है। इसके बाद में आप पढ़ेंगे सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स, है ना, और टोटल फैटी एसिड्स के बारे में आप समझेंगे। इसके बाद अगला टॉपिक आता है आपका एंजाइमोलॉजी वाला, यानी कि आपने रेस्पिरेशन वाली प्रोसेस कर ली, फैटी एसिड्स को समझ लिए, अब आपको जरूरत पड़ेगी एंजाइम्स की, जो तोड़ने जोड़ने का काम करते हैं। एंजाइम तो आपको पता ही है ना, सारे के सारे एंजाइम प्रोटीन से मिलकर के ही बने होते हैं, है ना। कैटालिटिक प्रवृत्ति के होते हैं, है ना। ये हमारे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड, इन सबको तोड़ने का भी काम करते हैं, जोड़ने का भी काम करते हैं, है ना। और कई सारी रिएक्शंस को होने के लिए मदद भी करते हैं, कई सारी रिएक्शन को शुरुआत भी करते हैं, कई सारी रिएक्शन को बंद भी करने का काम करते हैं। तो एंजाइम्स जो है वो कई तरह के हैं, तो इनका हम क्लासिफिकेशन देखेंगे। ये जिस तरह का काम करते हैं एंजाइम, उस तरह से इनका नामकरण भी किया जाता है, तो उसका नोमेनक्लेचर भी देखेंगे, है ना। इनके कैरेक्टर्स देखेंगे एंजाइम्स के। इसके बाद में होलो एंजाइम किसे कहते हैं, है ना। एंजाइम के अलग अलग कुछ पार्ट हैं, कुछ प्रोटीन वाला पार्ट है, कुछ नॉन प्रोटीन वाला पार्ट है ना। तो सिंगल पार्ट को क्या बोलते हैं, मेटेलिक पार्ट, और दोनों प्रोटीन वाले पार्ट दोनों को मिलाकर के क्या बोलते हैं, है ना। तो यहाँ पे हम होलो एंजाइम, एपो एंजाइम, को एंजाइम और कोफैक्टर्स, है ना, इन्हें अलग अलग नाम से जानते हैं। कब कब उन्हें ये नाम दिए जाते हैं, ये आगे की क्लासेस में हम समझेंगे। ठीक है, इसके बाद में रेगुलेशन ऑफ एंजाइम एक्टिविटी। जो एंजाइम एक्टिविटी है वो किस तरह से रेगुलेट होती है, इनको रेगुलेट करने के लिए क्या क्या फैक्टर्स हैं जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं। जैसे कि पीएच है ना। कभी कभी एंजाइम कम पीएच पे काम करते हैं, कभी कभी न्यूट्रल कंडीशन में काम करते हैं, कभी कभी हाई पीएच, है ना, यानी बेसिक, कभी एसिडिक कंडीशन में तो कभी बेसिक कंडीशन या क्षारीय अवस्था में काम करते हैं। तो इनके रेगुलेट टेम्परेचर की बात करें, कभी हाई टेम्परेचर पे काम करते हैं, कभी लो टेम्परेचर पे काम करते हैं, कभी ऑप्टिमम के टेम्परेचर पे काम करते हैं। तो ये सब रेगुलेशन ऑफ एंजाइम एक्टिविटी के अंतर्गत आप देखेंगे। ठीक है, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो एंजाइम की एक्टिविटी को अफेक्ट करते हैं, ये आप 4th यूनिट में समझेंगे। इसी के बाद आप आगे समझेंगे
प्लांट हार्मोन्स के बारे में, जैसे कि एनिमल्स बॉडी में भी अलग अलग हार्मोन्स होते हैं, ग्रोथ के लिए अलग हार्मोन्स हैं, है ना, अलग अलग एक्टिविटी के लिए अलग हार्मोन्स होते हैं। तो ऐसे ही प्लांट में भी कई तरह के हार्मोन्स हैं, जिनमें आप ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, है ना, एब्सिसिक एसिड, ये कुछ कुछ हार्मोन्स हैं जो प्लांट की ग्रोथ से रिलेटेड है, फ्लोरिंग से रिलेटेड है ना। तो ये आप समझेंगे इन कौन कौन से पार्ट में कौन कौन से हार्मोन्स बनते हैं और उनका क्या क्या फंक्शन होता है। ठीक है, इसके बाद यूनिट 5 में आप समझेंगे प्लांट की ग्रोथ को और उसके डेवलपमेंट को। ठीक है, ग्रोथ देखेंगे और डेवलपमेंट देखेंगे। ठीक है, दो तरह की ग्रोथ है, एक है वेजिटेटिव ग्रोथ और दूसरी रिप्रोडक्टिव ग्रोथ। ठीक है ना। तो वेजिटेटिव ग्रोथ में यानी बॉडी का पूरा पार्ट, स्टेम, उसकी ब्रांचिंग, रूट्स, ये सब कुछ उसका वेजिटेटिव पार्ट होता है। इसकी ग्रोथ को आप वेजिटेटिव ग्रोथ बोलते हैं। और इसकी जो फ्लावरिंग वाला पार्ट है, जहां पर ओवरी यानी कि गाइनोशियम, एंड्रोशियम होते हैं, है ना, ओवरी होती है, इन वाले पार्ट में जो ग्रोथ होती है ना, वो रिप्रोडक्टिव ग्रोथ कहलाती है। ठीक है, तो इस रिप्रोडक्टिव ग्रोथ में कौन कौन सी फेजेस होती हैं वो देखनी है आपको, है ना, उसका सेल डिवीजन भी आपको देखना है। इसके बाद में आपको देखते हैं सीड डोरमेंसी। डोरमेंसी है ना, एक तरह की शीत निद्रा, शीतकालीन अवस्था, सोने की अवस्था जो है वो सीड डोरमेंसी कहलाती है। इसे हम ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे मान लीजिए आपको सुबह सुबह कॉलेज या स्कूल जाना है, तो आप क्या करेंगे, सुबह के टिफिन में आपको चने ले जाने हैं, चने बढ़िया बॉईल करके, है ना। तो आप क्या करेंगे, चनों को रात, जो चने हैं उनको रात को आप भिगो के रख देंगे ताकि उस सुबह तक गल जाएं और सुबह पका के बढ़िया आप लेके जाएं। लेकिन आपने देखा होगा कि आपने ढेर सारे चने गलाए थे, उसमें ऐसे कुछ चने हैं जो हैं अभी भी हार्ड रह जाते हैं, वो पूरी तरह से गलते नहीं, है ना। तो इस तरह की जो अवस्था होती है वो सीड डोरमेंसी की हम कह सकते हैं। और अच्छे से समझना है तो हम देखेंगे कई बार किसान जो है खेतों में बीज बोते हैं, ठीक है ना, तो उनमें से क्या है, अधिकांश बीज तो उग जाते हैं, लेकिन कई सारे बीज जो है वो उगते नहीं है, क्योंकि वो डोरमेंसी अवस्था में चले जाते हैं, सुसुप्त अवस्था में, सोने की अवस्था में, नींद की अवस्था में वो चले जाते हैं और उनमें सारी ग्रोथ जो है वो रुक जाती है। ठीक है, तो इस तरह की अवस्था वो कहलाती है सीड डोरमेंसी। ठीक है, फिर ऐसे ही सीड जर्मिनेशन, है ना, और इस पूरी प्रोसेस को कंट्रोल रेगुलेट करने वाली पूरी प्रोसेस। इसके बाद में है फोटो पीरियडिज्म। कई सारे प्लांट जो होते हैं, कई सारे सीड जो होते हैं, उन्हें धूप की आवश्यकता होती है। किसी किसी को कम घंटे की धूप, किसी किसी को लॉन्ग टर्म धूप की आवश्यकता होती है ग्रोथ करने के लिए, डेवलपमेंट करने के लिए। कई सारे प्लांट्स हैं, फ्लावरिंग प्लांट हैं, जिनमें कि गर्मियों के दिन में ही, यानी जब सूर्य जो है मैक्सिमम टाइम तक पृथ्वी पर दिखाई देता है, ज्यादा देर तक धूप रहती है, तो उस समय कई सारे प्लांट में फ्लावरिंग होती है। कई ऐसे प्लांट होते हैं जिनमें कम समय में ही, कम धूप में भी फ्लावरिंग हो जाती है ना। तो इसकी फिजियोलॉजी को आप समझेंगे। इसके बाद बायोलॉजिकल क्लॉक की बात करेंगे। जिस तरह से जूलॉजी में एनिमल्स के लिए बायोलॉजिकल क्लॉक होती है, ऐसे प्लांट में भी होती है। आपने कई बार देखा होगा कुछ प्लांट जो है वो सुबह 4 बजे फुल टाइम से, बिल्कुल टाइम से उसके फ्लावर जो है वो खिल जाते हैं। अब उन्हें कोई बताने वाला तो है नहीं, लेकिन फिर भी उनके पास कोई बायोलॉजिकल क्लॉक है ना, और उनका टाइम आते से ही वो फ्लावर खिल जाते हैं। ठीक है, तो इसी तरह से आप ग्रोथ और डेवलपमेंट को समझेंगे प्लांट्स में। तो आज बीएससी 3rd ईयर की इस पहला पेपर, है ना, मैं आपने सिलेबस को देखा, समझा, और मुझे आशा है कि आप लोगों को कुछ ना कुछ जरूर इसमें समझ में आया होगा। अगर आपको जरा भी ऐसा लगता है कि हाँ आपको कुछ समझ आया है, तो आप तुरंत इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।